स्वागत है आपका एनीमे दरबार में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन अभी दबा दें, क्योंकि ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक भयंकर युद्ध के मैदान से। हमारा मेन कैरेक्टर हीरो ली ह्यन-सोक अपने सामने खड़े आखिरी मॉन्स्टर यानी डीमन किंग से लड़ रहा है। दोनों की हालत खराब है, लेकिन मॉन्स्टर हैरान है। मॉन्स्टर हीरो से पूछता है, तुम इतनी शिद्दत से क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारे साथी तो तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ होता है सबसे बड़ा खुलासा। मॉन्स्टर हीरो को बताता है कि जिन साथियों पर वो भरोसा करता है वो असल में सब आस्तीन के सांप हैं। सेंटस, जो हीरो से प्यार करने का नाटक करती थी, वो असल में उससे नफरत करती है, क्योंकि हीरो इस दुनिया का नहीं है, यानी आउटसाइडर है। वो तो बस हीरो के मरने का इंतजार कर रही है। नाइट, जिसे राजा ने एक नेशनल ट्रेजर दिया है ताकि जैसे ही हीरो मॉन्स्टर को मारे वो हीरो को ही खत्म कर दे। क्यों? ताकि हीरो राजा की गद्दी न छीन ले। मेज, जिसे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, वो हीरो से इसलिए नफरत करता है क्योंकि हीरो गुलामी के खिलाफ है। मॉन्स्टर को लगा कि ये सुनकर हीरो टूट जाएगा, लेकिन हीरो का रिएक्शन देखिए। हीरो मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता है, ये सब मुझे पिछले 5 सालों से पता है। मॉन्स्टर भी शॉक में। हीरो बताता है कि उसने इन धोखेबाजों को इसलिए नहीं मारा और ना ही इस दुनिया को तबाह किया क्योंकि उसका मकसद बदला लेना नहीं था, उसका मकसद था घर वापस जाना। और फिर हीरो अपनी अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करता है, द पैराडॉक्स फ्लेम। ये कोई आम आग नहीं है जो ऑक्सीजन से जलती हो। ये आग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स यानी भावनाओं, यादों और वजूद को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती है। हीरो उस मॉन्स्टर के वजूद को ही जला डालता है ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो सके। मॉन्स्टर मरते मरते भी हीरो को श्राप देता है कि उसे कभी याद नहीं रखा जाएगा, लेकिन हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। मॉन्स्टर के मरते ही हीरो उस देवी को बुलाता है जिसने उसे 20 साल पहले यहाँ भेजा था। 2005 में वो एक साधारण 30 साल का ऑफिस वर्कर था जिसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया था। सौदा ये था, दुनिया बचाओ और घर वापस जाओ। देवी उसे चेतावनी देती है, अगर तुम पृथ्वी पर वापस गए तो यहाँ की सारी शक्तियाँ और रुतबा खत्म हो जाएगा। हीरो साफ कह देता है, भाड़ में जाइए दुनिया, मुझे बस मेरे घर जाना है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। देवी बताती है कि पृथ्वी पर 20 साल गुजर चुके हैं, अब 2025 चल रहा है और हीरो का पुराना शरीर वहां मर चुका है, इसलिए उसकी आत्मा को एक नए शरीर में डाला जाएगा। और डरावनी बात यह है कि देवी कहती है ये नया शरीर एक बहुत ही बुरी किस्मत यानी रेचेड फेट के साथ आता है। हीरो सोचता है इस दूसरी दुनिया के नर्क से बुरा और क्या ही होगा, और वो हाँ कर देता है। हीरो की आंख खुलती है एक मॉडर्न कमरे में। तारीख है 2025। वो अब ली ह्यन-सोक नहीं बल्कि यू चांग-सोक के शरीर में है, लेकिन जैसे ही वो उठता है उसकी खुशी देखने लायक होती है। वो पागलों की तरह नल खोलता है और चिल्लाता है, साफ पानी, बिना कीड़े मकोड़ों वाला साफ पानी। वो गैस स्टोव का बटन दबाता है और आग जलते देख रोने लगता है। बिना लकड़ी काटे आग, ये है असली मैजिक। और फिर आता है इस एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट, फ्राइड चिकन। हीरो चिकन का एक बाइट लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना टेस्टी, मुझे इसी की तो याद आ रही थी। अब मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूँ। भाड़ में गए वो जादूगर और वो धोखेबाज। हीरो को लगता है कि उसकी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। उसे लगता है कि पृथ्वी पर एडजस्ट करना उस दूसरी दुनिया से तो आसान ही होगा। हीरो के मजे। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लुत्फ उठा रहा है, गर्म पानी का शावर और एसी की ठंडी हवा। वो खिड़की के बाहर देखकर सोचता है, वाह, ये है असली जन्नत। 2025 कितना मस्त है। वो प्लान बना ही रहा होता है कि अब वो स्टारक्राफ्ट गेम खेलेगा कि तभी बीप बीप पूरे अपार्टमेंट में अनाउंसमेंट होती है। सभी निवासियों ध्यान दे, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक करोजन रिफ्ट खुल गया है, तुरंत अंडरग्राउंड शेल्टर में भागें। हीरो का दिमाग खराब, ये करोजन रिफ्ट क्या बला है भाई, मैं तो बस गेम खेलना चाहता था। लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं और हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे लगा था अर्थ पर शांति होगी, लेकिन यहाँ तो अलग ही सर्वाइवल चल रहा है। मॉन्स्टर खिड़की तोड़ अंदर आते हैं। हीरो भागता है और मॉन्स्टर को चकमा दे देता है। भागते भागते हीरो की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। जहां सब जान बचाकर भाग रहे हैं, ये बच्चा उल्टा मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है। हीरो उसे रोकता है, ओए छोटू, मरने का शौक है क्या? बच्चा हीरो को ही ज्ञान देता है, अंकल, मैं उसे मारने जा रहा हूँ, क्या आपने देखा वो मॉन्स्टर कहाँ गया? हीरो हैरान, वो बच्चे से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। बच्चा बताता है, अर्थ पर पिछले 13 सालों से ये हो रहा है। करोजन रिफ्ट्स कहीं भी खुल जाते हैं और मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं। हीरो मन ही मन उस देवी को गालियां देता है, धोखेबाज औरत, मुझे नर्क से निकालकर दूसरे नर्क में भेज दिया। हीरो अपनी अज्ञानता छुपाने के लिए झूठ बोलता है कि वो इतने साल अमेरिका में था, इसलिए उसे यहाँ का कुछ नहीं पता। तभी वहां असली खतरा धमकता है। सामने 5 नहीं 6 खूंखार मॉन्स्टर्स खड़े हैं। बच्चा डर जाता है, लेकिन हीरो एनालाइज करता है, इस नए शरीर में वो पुरानी ताकत नहीं है। लेकिन 1 मिनट, हीरो नोटिस करता है कि हवा में कुछ अलग है। माना
हीरो अपना हाथ उठाता है और बूम! एक झटके में वो अपनी काली आग ब्लैक फ्लेम से मॉन्स्टर्स को जलाना शुरू कर देता है। वो बच्चा तो देखते ही रह जाता है। अंकल, ये तो यूनिक स्किल है, आप हंटर हो क्या? हीरो की तारीफों के पुल बांधने लगता है। वो कहता है, मैंने यूट्यूब पर हंटर एकेडमी के चैनल पर देखा था। वो कहते हैं कि कंफर्म किल बहुत ज़रूरी है। हीरो सोचता है, ये यूट्यूब क्या चीज़ है भाई? लेकिन बच्चा उसे एक प्रैक्टिकल डेमो देने जाता है। वो जलते हुए मॉन्स्टर के पास जाता है। हीरो कहता है उसकी पैराडॉक्स फ्लेम की खासियत ही ये है, जब तक दुश्मन पूरी तरह खत्म नहीं होता ये आग नहीं बुझती। हीरो बच्चे से डंडा उठाता है और बचे खुचे मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। हीरो फिर से निराश है। सोचा था खून खराबे से दूर रहूंगा, लेकिन यहाँ आते ही फिर वही खून की बदबू। दोनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं। तभी वहां बच्चे की माँ आती है। हीरो तुरंत नोटिस करता है, महंगे कपड़े, लग्जरी इयररिंग्स। अच्छा, तो ये बच्चा किसी रईस घर का चिराग है, रिच यंग मास्टर। माँ अपने बच्चे यूनसोंग को गले लगाती है और हीरो को थैंक यू बोलती है। हीरो सोचता है, चलो अब मैं घर जाकर सोता हूँ। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अचानक जमीन हिलने लगती है। धड़ाम! शेल्टर की बाहरी दीवार ढह जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, भागो, दीवार टूट गई। हीरो का चेहरा उतर जाता है। क्या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया? मुझे बस मेरा घर चाहिए था यार। सामने से एक और बड़ी मुसीबत आ रही है, मॉन्स्टर। सीन शिफ्ट होता है हीरो के रियलिटी चेक से। हीरो फोन पर खाना ऑर्डर करने जाता है और एरर, इनसफिशिएंट बैलेंस 3201, लगभग 200 रुपए। हीरो हैरान, क्या मेरा सारा पैसा खत्म? असली यू चांसॉक, जिसके शरीर में वो है, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता था जो रिफ्ट्स की वजह से बंद हो गई। अब वो बेरोजगार है और कंगाल भी है। मतलब साफ है, दुनिया बाद में बचेगी, पहले पैसे चाहिए। हीरो नॉर्मल जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन रिफ्ट्स की वजह से सारी कंपनियां बंद हो रही हैं। हार मानकर वो सोचता है, मेरे पास एक ही टैलेंट है, मॉन्स्टर्स को पीटना। उसकी नज़र पड़ती है हंटर रिक्रूटमेंट पर। हीरो पहुंच जाता है हंटर एसोसिएशन के टेस्ट के लिए। वहां का माहौल देखकर उसे हंसी आती है। सारे कैंडिडेट्स यूनिक स्किल्स दिखा रहे हैं और खुद को हीरो समझ रहे हैं। हीरो उन्हें स्मॉल फ्राइज कहता है। तभी वहां एंट्री होती है एक वीआईपी की। पूरा हॉल सन रह जाता है। कौन आया है? ये है ली सी ऊन, रैंक 10 वर्ल्ड हंटर, जनाबी गिल्ड। वही हंटर जिसकी वीडियो उस बच्चे यूनसोंग ने दिखाई थी। लोग हैरान हैं कि इतनी बड़ी हंटर यहाँ क्या कर रही है। अफवाह है कि वो हान सांगा, हंटर एकेडमी ग्रेजुएट को स्काउट करने आई है, जिसके पास बिजली की शक्ति है। ली सी ऊन वहाँ के माहौल से बोर हो रही है। वो एक कैंडिडेट के पास जाती है और उसे कैंडी ऑफर करती है। हीरो बिना डरे कैंडी ले लेता है, उसे पता ही नहीं ये कौन है। ली सी ऊन बात करती है, अकेडमी में ट्रेनिंग और असली जंग में बहुत फर्क होता है। ये बच्चे असली मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पाएंगे। हीरो भी हाँ में हाँ मिलाता है, सही कहा, ये सब तो बस दिखावा है। ली सी ऊन को ये बंदा इंटरेस्टिंग लगता है। उसे पता चलता है कि हीरो किसी अकेडमी से नहीं है, बल्कि एक सिविलियन, आम आदमी है। एक आम आदमी हंटर एग्जाम में, इसमें या तो बहुत दम है या ये पागल है। अब बारी है शोडाउन की। अनाउंसर चिल्लाता है, कैंडिडेट यू चांसॉक। हीरो अरीना में आता है। उसका ओपोनेंट है अनडिफीटेड स्पीयर मास्टर, अकेडमी का टॉपर। वो लड़का हीरो का मजाक उड़ाता है, हा हा हा, तुम तो माना भी नहीं जमा कर सकते। मेरे हाथों हारना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी। वो अपना भाला घुमाता है और हीरो पर हमला करता है, लेकिन अगले ही पल सन्नाटा। स्पीयर मास्टर का हमला हवा में ही रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हीरो वहां है ही नहीं। हीरो उसके पीछे खड़ा है। हीरो ने क्या किया किसी को दिखा ही नहीं। उसने बस 2 मुक्के मारे और वो अनडिफीटेड चैंपियन जमीन पर चित। हीरो खड़ा होकर सोचता है, यार मैंने तो भाला यूज ही नहीं किया क्योंकि मुझे लगा वो मर जाएगा। मैंने तो बस नंगे हाथ से छुआ था। ये इतना कमजोर क्यों है? पूरा स्टेडियम सन है। ली सी उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये लड़का ये नॉर्मल नहीं है। हीरो ने ना सिर्फ मैच जीता, बल्कि ये साबित कर दिया कि वो बाकियों से अलग लेवल पर है। उसने सोचा था कि यहाँ थोड़ा कॉम्पिटिशन मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब नूब्स हैं। अब तो स्टेडियम में सन्नाटा छा गया है। एक मामूली सा दिखने वाला लड़का एकेडमी के टॉपर्स को बच्चों की तरह पीट रहा है। चैन सियोक को विनर घोषित कर दिया जाता है। उसे लगता है कि अब वो घर जाकर आराम करेगा और इत्मीनान से चिकन डिनर करेगा। लेकिन तभी अलार्म बजता है। अनाउंसमेंट होती है, रुको, अभी एक स्पेशल मैच बाकी है। एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने खुद इस मैच की इजाजत दी है और चैन सियोक का अगला ओपोनेंट कोई स्टूडेंट नहीं है। स्टेज पर एंट्री होती है ली से उनकी। ये जन्नाबी गिल्ड की वाइस मास्टर है और दुनिया की रैंक 10 हंटर है। वो सीधे चैन सियोक के पास आती है और कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारी असली ताकत देखनी है। क्या तुम मुझसे लड़ोगे? चैन सियोक भी मुस्कुराता है। उसे पता है कि अगर वो इसे हरा देगा तो उसकी मार्केट वैल्यू आसमान छू जाएगी। वो चुनौती स्वीकार कर लेता है। एमसी महसूस करता है कि अर्थ पर वापस आने के बाद उसका शरीर अभी उतना ताकतवर नहीं है।
उसकी स्पीड कम हो गई है और वो उन ओपनिंग्स का फायदा नहीं उठा पा रहा जो उसे साफ दिख रहे हैं। ली सेउन, जो कि जन्नाबी गिल्ड की एक पावरफुल हंटर है, वो भी हैरान है। वो कहती है, मुझे लगा था तुम सिर्फ 5 मिनट टिक पाओगे, लेकिन तुमने तो पूरे 30 मिनट निकाल दिए। इम्प्रेसिव। लेकिन अब वो सीरियस हो जाती है और फाइट खत्म करने का फैसला करती है। एमसी देखता है कि उसके पास ना तो ज्यादा माना बचा है और ना ही एटमॉस्फेयर में माना है। तब वो डिसाइड करता है अपनी असली ताकत इस्तेमाल करने का। वो एक्टिवेट करता है अपनी स्पेशल स्किल, पैराडॉक्स फ्लेम, विरोधाभास अग्नि। ये कोई आम आग नहीं है। एमसी एक्सप्लेन करता है कि ये आग चीजों यानी मैटर को नहीं जलाती, बल्कि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स यानी अमूर्त अवधारणाओं को फ्यूल की तरह यूज करती है। ली सेउन नोटिस करती है कि एमसी की स्पीड अचानक बढ़ गई है और वो थका हुआ नहीं लग रहा। यहाँ एमसी अपनी पावर का राज खोलता है। जैसे आग लकड़ी जलाकर गर्मी देती है, वैसे ही पैराडॉक्स फ्लेम कॉन्सेप्ट्स को जलाकर माना जनरेट करती है। इस वक्त एमसी अपनी खुद की फटीग को जला रहा है। सोचो दोस्तों, जितना वो थकेगा उतना वो थकन को जलाएगा और बदले में उसे और माना मिलेगा। ये एक एंडलेस साइकिल है। एमसी इसे कहता है वॉर ऑफ अट्रिशन। जहां ओपोनेंट सोच रही थी कि ये जल्दी खत्म होगा, एमसी ने इस फाइट को पूरे 4 घंटे और 17 मिनट तक खींच दिया। आखिर में ली सेउन पूछती है, और लड़ना है? एमसी, जो अब पूरी तरह से निचोड़ चुका है, कहता है, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। रिजल्ट अनाउंस होता है, यू चांस योक फॉरफीट्स, विनर हंटर ली सेउन। बेशक एमसी ये मैच हार गया, लेकिन एक प्रो हंटर के खिलाफ बिना मरे 4 घंटे टिकना कोई मामूली बात नहीं थी। फाइट के बाद ली सेउन एमसी को एक लॉलीपॉप देती है, लेकिन ये सिर्फ ट्रीट नहीं थी, उसके अंदर छुपा था उसका बिजनेस कार्ड। वो जन्नाबी गिल्ड की टीम 3 पार्टनर है और एमसी को कॉल करने को कहती है। इसके बाद सेरेमनी होती है, जहां एमसी को सिलेक्शन ट्रायल का विनर घोषित किया जाता है, क्योंकि उसने बाकी कैंडिडेट से बेहतर परफॉर्म किया था। प्राइज में उसे मिलता है एक लेटेस्ट स्मार्टफोन, जो कि उसका हंटर लाइसेंस भी है। एमसी, जो पुराने जमाने का बंदा है यानी रिटर्नी, वो इस टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान रह जाता है। मिलिट्री सैटेलाइट मैसेजिंग, मॉन्स्टर मार्केट, गिल्ड नोटिसेस, सब कुछ एक फोन में। वो सोचता है, मेरे टाइम पे तो बस कागज का टुकड़ा देते थे। तभी वहाँ एंट्री होती है एक जायंट आदमी की, यून सॉन्ग हन फ्रॉम टाइबैक गिल्ड। ये बंदा सीधा एमसी को अपनी टीम में ज्वाइन करने का ऑफर देता है। टाइबैक एक बड़ा गिल्ड है, लेकिन एमसी का रिएक्शन थोड़ा ठंडा रहता है। वो कहता है, मैं सोचूंगा। जैसे ही वो बंदा जाता है, एमसी मन में सोचता है, मैं टाइबैक तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करने वाला। लगता है एमसी का कोई पुराना हिसाब है या वो किसी और प्लान पर काम कर रहा है। एमसी डिसाइड करता है ली सेउन को कॉल करने का। वो उसे द हट नाम के कैफे में बुलाती है, जो हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में ही है। वहां पहुंचकर एमसी बताता है कि टाइबैक गिल्ड के यून सॉन्ग हन ने उसे अप्रोच किया था। ली सेउन सुनकर कहती है कि जब इतने बड़े हंटर ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो बाकी छोटी गिल्ड्स तो डर के मारे ऑफर भी नहीं करेंगे। एमसी लॉजिक लगाता है और पूछता है, तो इसका मतलब जन्नाबी गिल्ड यानी ली सेउन का गिल्ड भी मुझे रिक्रूट करना चाहता है? और यहाँ आता है बड़ा ट्विस्ट। ली सेउन हैरानी से कहती है, हैं, मेरा तुम्हें रिक्रूट करने का कोई इरादा नहीं है। एमसी का रिएक्शन देखने लायक था। क्या? तो फिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों? दोस्तों, आखिर ली सेउन के दिमाग में क्या चल रहा है? अगर जॉब ऑफर नहीं है, तो वो एमसी से क्या चाहती है? ली सेउन सस्पेंस खत्म करती है और एक जबरदस्त आइडिया देती है, तुम किसी गिल्ड के मेंबर मत बनो, तुम फ्रीलांसर की तरह काम करो। एमसी कंफ्यूज होता है, बिना गिल्ड के? यहाँ सेउन उसे हंटर इंडस्ट्री का सच समझाती है। अगर एमसी अभी टाइबैक या किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करेगा, तो उसे जूनियर हंटर की पोजीशन मिलेगी। गिल्ड्स का सिस्टम बिल्कुल लॉ फर्म्स जैसा होता है। जूनियर्स या सीनियर्स, ये बस सैलरी वाले एम्प्लॉइज होते हैं। बॉस के ऑर्डर्स मानो और सैलरी लो। पार्टनर हंटर्स, ये होते हैं असली बिजनेस ओनर्स। इन्हें सैलरी नहीं, बल्कि गिल्ड के प्रॉफिट का शेयर मिलता है। सेउन कहती है, अगर तुम अभी ज्वाइन करोगे, तो तुम्हें जूनियर बनकर घिसा पिटा काम करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि तुम फ्रीलांसर रहो, फेमस हो जाओ और फिर गिल्ड्स खुद तुम्हें सीधा पार्टनर बनने का ऑफर देंगे। यानी प्लान सिंपल है, स्किप द ग्राइंड, बिकम द बॉस डायरेक्टली। एमसी समझ जाता है कि ये आइडिया तो सॉलिड है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो नया है, उसके पास कोई कनेक्शन नहीं है, उसे काम देगा कौन? सेउन कहती है, मैं मदद करूंगी, फ्री ऑफ चार्ज। एमसी को शक होता है, तुम इतनी मेहरबान क्यों हो? तब वो बताती है कि ये उधारी है। वो चाहती है कि फ्यूचर में जब एमसी एक बड़ा सुपरस्टार हंटर बन जाए, तो उसे याद रहे कि जनाबी गिल्ड ने उसकी मदद की थी। स्मार्ट मूव, राइट? अब वो एमसी के सामने एक फाइल रखती है। मिशन, इंचन सिपी के ग्योदोंगदो आइलैंड पर पेट्रोल करना। वहां 2 साल पहले एक करोजन रिफ्ट खुला था, जो ठीक से बंद नहीं हुआ। एमसी का काम है चेक करना कि कोई नया रिफ्ट तो नहीं खुला, और अगर खुला है तो उसे डिस्ट्रॉय करना।
रिवॉर्ड 5 मिलियन वॉन एडवांस, 15 मिलियन वॉन मिशन कंप्लीट होने पर, टोटल 20 मिलियन वॉन। एमसी हिसाब लगाता है और कहता है, जान जोखिम में डालने के हिसाब से पैसे थोड़े कम नहीं हैं। सेयोन हंसती है, अगर लगता है कम है तो जल्दी फेमस हो जाओ, फिर जितना चाहो उतना मांगना। एमसी मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। मिशन 1 महीने बाद शुरू होगा। सीन चेंज होता है। ली सेयोन अपनी गाड़ी में है और अपने बॉस को रिपोर्ट दे रही है। बॉस पूछता है, वो लड़का कैसा है? यहाँ हमें पता चलता है कि ली सेयोन एमसी को कितना हाई रेट करती है। वो कहती है, वो नॉट बैड नहीं है बॉस, वो एक मॉन्स्टर है। वो बताती है कि कैसे एमसी ने बिना किसी वेपन के सिर्फ अपने दम पर 4 घंटे तक उसके ली सेयोन के खिलाफ सर्वाइव किया। वो कहती है, मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा। अगर मैं दोबारा पैदा हो जाऊं तब भी शायद ऐसा मॉन्स्टर ना दिखे। बॉस थोड़ा वरिड है। वो कहता है, मिशन के लिए एक्सपीरियंस्ड हंटर्स चाहिए थे, पर ये तो सिविलियन है, क्या वो वेटरन हंटर्स के साथ टिक पाएगा? सियोन कहती है, चिंता मत करो, मैंने उसे एक रिलायबल पार्टनर के साथ पेयर किया है। अब ये पार्टनर कौन है, ये अगले चैप्टर का सस्पेंस है। जाते जाते बॉस पूछता है, अगर वो लड़का तुम्हारे लेवल तक पहुंच गया तो कैसा होगा? ली सेयोन का जवाब सुनकर बॉस के भी पसीने छूट गए। वो कहती है, बॉस, अगर वो मेरे लेवल तक पहुंच गया ना तो वो आपको भी हरा देगा। बूम, एमसी की पोटेंशियल देखो दोस्तों। सीन 1 महीने पहले की फ्लैशबैक से शुरू होता है। यू चान सेयक अपने अपार्टमेंट में एक हैवी पैकेज रिसीव करता है। ये उसका नया स्पीयर है जो बेहद लंबा और मजबूत है। इसके साथ ही उसे एक एलिक्सर भी मिलता है। अब एलिक्सर क्या है? ये एक स्पेशल पोशन है जो हंटर्स इमरजेंसी में यूज करते हैं। इसमें कंडेंस्ड मैना होता है जो इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करता है। चान सेयक एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मली हंटर्स एटमॉस्फेयर से मैना लेते हैं, उसे बॉडी में स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करते हैं, बिल्कुल वाटर प्यूरिफायर से पानी पीने की तरह। लेकिन चान सेयक का मेथड अलग है। वो स्टोरेज प्रोसेस को स्किप करके डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से मैना एब्सॉर्ब करता है और तुरंत यूज़ कर लेता है। इसका एडवांटेज ये है कि अनलिमिटेड मैना अवेलेबल रहता है क्योंकि हवा में मैना हमेशा मौजूद रहता है। साथ ही जितना ज़्यादा वो मैना चैनल्स का यूज़ करता है वे उतने ही स्ट्रांग होते जाते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। जब तक मैना चैनल्स फुली डेवलप नहीं हो जाते, शॉर्ट टाइम में पावरफुल आउटपुट प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है। इसीलिए चान सेयक डिसाइड करता है कि 1 महीने तक इंटेंस ट्रेनिंग करेगा। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद सीन शिफ्ट होता है इंचन के ग्योदुंगदो आइलैंड पर। यहाँ हंटर्स की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चल रही है और चान सेयक को स्क्वाड 8 में असाइन किया जाता है। दूसरे हंटर्स नर्वस हैं, कुछ पेचेक के बारे में सोच रहे हैं, कुछ डरे हुए हैं तो कुछ को नींद आ रही है। तभी चान सेयक को एक फेमिलियर चेहरा दिखता है, वही लड़की जिसके बाल पहली बार स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से खड़े हो गए थे। वो लड़की हान सांगा बताती है कि वो नॉर्मल हेयर है और पहली बार सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी। वो चान सेयक से फ्रेंडली बनने की कोशिश करती है, लेकिन चान सेयक का सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल जीरो है। वो सारी सार्कास्टिक बातों को लिटरली ले लेता है। फिर स्क्वाड 8 के लिए मिशन ब्रीफिंग शुरू होती है। मिशन लीडर एक्सप्लेन करता है कि करोजन रिफ्ट्स को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और अनक्लासिफाइड में कैटेगराइज किया जाता है। क्लास 1 सबसे डेंजरस होते हैं। जो पहला करोजन रिफ्ट किसी एरिया में अपीयर होता है उसे अल्फा नाम दिया जाता है। ग्योदुंगदो आइलैंड पर अल्फा करोजन रिफ्ट इंसारी के नॉर्दर्न पार्ट में एक चर्च में है। हालांकि ये अभी अनक्लासिफाइड है, लेकिन ये रिफ्ट समय के साथ स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, इसीलिए उससे दूर रहने की वार्निंग दी जाती है। स्क्वाड ईस्ट का मिशन है यूपनेरी और ग्योदुंग मेन एरियाज को पेट्रोल करना और किसी भी एडिशनल करोजन रिफ्ट्स को फाइंड करके एलिमिनेट करना। जैसे ही स्क्वाड ग्योदुंगदो आइलैंड पर पहुंचती है, हंटर्स को वहां की चिलिंग एनर्जी महसूस होती है, लेकिन चान सेयक को लगता है कि सब ओवर ड्रामेटिक हो रहे हैं। अब स्ट्रैटेजी डिस्कस करने का टाइम आता है। चान सेयक सजेस्ट करता है कि वे हागवसा टेम्पल पर बेस बनाएं क्योंकि वहां से उपनेरी और हागवसान पीक से ग्योदुंगमेन दोनों क्लियरली दिखते हैं। साथ ही वहां ओल्ड टेम्पल बिल्डिंग है जहां वे रह सकते हैं। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड हंटर चान सेयक को चैलेंज करता है, तुम कौन हो, रुकी हो ना, हम टेम्पल क्यों जाएं? नियर बाय तो बहुत जगह है रहने के लिए, क्या होगा अगर हम माउंटेन पर सराउंडेड हो जाएं? चान सेयक कामली जवाब देता है, हम थाउजेंड्स एनिमीज से नहीं लड़ रहे, वहां सराउंडेड कैसे हो सकते हैं? लेकिन वो हंटर मानने को तैयार नहीं है और कहता है कि वो किसी इनएक्सपीरियंस्ड हंटर के ऑर्डर्स नहीं मानेगा। चान सेयक को फ्रस्ट्रेशन होती है। हर वर्ल्ड में लॉजिक को डिफाई करने वाले इडियट्स मौजूद होते हैं और फिर वो सिंपली कहता है, ठीक है तो सेपरेटली काम करो। चान सेयक और हान सांगा अलग डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। चान सेयक को उम्मीद थी कि सांगा उसके साथ आएगी, लेकिन सरप्राइज, एक तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ आता है, किम मिंजे, जिसकी मैना स्लाइटली हायर है सांगा से। चान सेयक पूछता है, किम मिंजे सी, आप हमारे साथ क्यों आए? मिंजे जवाब देता है, मुझे चिंता थी कि 2 रूकीज को अकेला छोड़ दूं। चान सेयक ग्रेटफुल होता है, कम से कम एक डिसेंट पर्सन तो है यहाँ। अचानक चान सेयक रुकता है और कहता है, वेट। वो दूसरों को क्वाइट रहने के लिए कहता है और दूसरी तरफ देखने के लिए कहता है। जब वे देखते हैं तो शॉक लग जाता है, वहां कम से कम 50 करोजन क्रीचर्स हैं। मिंजे घबरा जाता है, हमें डिटोर लेना चाहिए, इतने सारे हैं। लेकिन चैनसॉक काम है। वो पूछता है, हंटर किम मिंजे, आपकी यूनिक स्किल क्या है? मिंजे कंफ्यूज होता है, क्या आप इनसे लड़ना चाह रहे हो? चैनसॉक रिप्लाई करता है, क्या हंटर के लिए करोजन क्रीचर से लड़ना नेचुरल नहीं है?
मिंजे नर्वसली बताता है, मेरी स्किल फ्लेम है, फायरबॉल। चैनसॉक पूछता है, आप किस स्किल में सबसे कॉन्फिडेंट है? जब मिंजे कंफर्म करता है फायरबॉल, चैनसॉक स्ट्रैटेजी बनाता है। सांगा पैनिक में है, ये रेकलेस है, सिर्फ 3 लोग 50 क्रीचर से कैसे लड़ेंगे, और ये आपकी पहली मिशन है। लेकिन चैनसॉक लॉजिक देता है, दूसरे हंटर्स गोस्ट के साथ सर्च कर रहे हैं, वे समय पर नहीं पहुंचेंगे। अगर हम वेट करते हैं और ये क्रीचर स्कैटर हो जाते हैं तो वे दूसरे हंटर्स के लिए थ्रेट बन जाएंगे। मिंजे और सांगा को समझ आता है, पहले के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नियर बाय हंटर्स भी तुरंत हेल्प के लिए नहीं आएंगे, इसीलिए उन्हें खुद ही हैंडल करना होगा। चैनसॉक क्विकली स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता है, हमें सरप्राइज अटैक करना होगा। मिंजे सी, आप सेंटर पर फायरबॉल से अटैक करो, मैं साइड्स को ब्लॉक करूंगा। हान सांगा, आप? वो डिटेल्ड प्लान बताता है। सांगा इम्प्रेस होती है, इतनी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, हर पॉसिबिलिटी को एंटिसिपेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने ऐसी काउंटलेस बैटल्स देखी हों। आखिर ये कौन है? चैनसॉक सिग्नल देता है, नाउ। मिंजे अपना फायरबॉल सेंटर में फेंकता है, धमाका, क्रीचर्स स्कैटर होने लगते हैं। मिंजे चिल्लाता है, मुझे अगला फायरबॉल तैयार करने में थोड़ा समय चाहिए। चैनसॉक कूली रिप्लाई करता है, गॉट इट, जैसे ही रेडी हो शूट कर देना। चैनसॉक एक्सप्लेन करता है अपने माइंड में, मैं बैटल में एफिशिएंसी को प्रायोरिटी देता हूँ। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए रोल्स डिवाइड करना एसेंशियल है। जब तक अगला फायरबॉल रेडी नहीं होता, मैं दूसरे क्रीचर्स को हैंडल करूंगा ताकि वे किम मिंजे के पास ना पहुंचे। वो जानता है कि अकेले सबको ब्लॉक नहीं कर सकता, यही रीजन है कि उसने हानसांगा को भी स्पेसिफिक रोल दी है। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ टीम क्रीचर्स को एक एक करके एलिमिनेट कर रही है। मिंजे फिर से तैयार हो जाता है, चैनसॉक सी, मैं रेडी हूँ। चैनसॉक रास्ता साफ करता है, मैं हट रहा हूँ, शूट। दूसरा मैसिव फायरबॉल ब्लास्ट होता है। क्रीचर्स चिल्लाते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैनसॉक की स्ट्रैटेजी परफेक्ट काम कर रही है। स्लोली बट स्टेडली सारे क्रीचर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। चैनसॉक कहने वाला होता है, एवरीवन डिड अ गुड जॉब, लेकिन तभी वो देखता है कि मिंजे उस पर गन ताने खड़ा है। चैनसॉक और फीमेल हंटर डर जाती हैं। उसे लगता है कि शायद किम मिंजे उसे गोली मारने वाला है, लेकिन वो स्ट्रैप निकालता है और मॉन्स्टर्स की बॉडी में कुछ चिप्स इम्प्लांट करने लगता है। लेकिन किम मिंजे समझाता है कि ये माइक्रोचिप्स हैं। वो कहता है, ये मॉन्स्टर्स की बॉडीज बहुत भारी होती हैं, हम इन्हें खुद कैरी नहीं कर सकते, इसीलिए मैं ये चिप्स लगा रहा हूँ। मिशन खत्म होने के बाद मेरे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए चंक डीलर्स आएंगे, इन्हें कलेक्ट करेंगे और प्रॉफिट हम में स्प्लिट होगा। अचानक माहौल बदल जाता है, एक जबरदस्त माना प्रेशर फील होता है। सामने से एक बड़ा खौफनाक मॉन्स्टर आता है। ये कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक मिड बॉस है। इसका लेवल पिछले मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा है। चैनसॉक तुरंत समझ जाता है कि ये खतरनाक है। वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है, पीछे हटो, मैं इससे अकेले निपटाऊंगा। टीममेट सोचते हैं कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन चैनसॉक उन्हें डांटकर भगा देता है, क्योंकि वो अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर पैराडॉक्स फ्लेम यूज करना चाहता है और नहीं चाहता कि उसके साथी फ्रेंडली फायर में मरे जाएं। फाइट शुरू होती है। मिंजे दूर से देखती है और उसे लगता है चैनसॉक मुश्किल में है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो तो मॉन्स्टर के साथ खेल रहा है। जब भी चैनसॉक का स्पीयर मॉन्स्टर को लगता है, काली आग ब्लैक फ्लेम निकलती है जो मॉन्स्टर को स्लो कर देती है। एक रूकी हंटर होकर वो एक बॉस मॉन्स्टर को डोमिनेट कर रहा है। अंत में चैनसॉक अपना स्पीयर फेंक कर मारता है और मॉन्स्टर का खेल खत्म। लेकिन जीतने के बाद चैनसॉक खुश नहीं है। वो मिंजे से पूछता है, क्या ग्योडोंगडो आइलैंड पर ऐसे मॉन्स्टर्स का आना नॉर्मल है? मिंजे बताती है कि ब्रीफिंग में कहा गया था कि ये एक अनक्लासिफाइड रिफ्ट है, लेकिन जिस लेवल का मॉन्स्टर अभी आया इसका मतलब है कि ये रिफ्ट अपग्रेड होकर ग्रेड 3 बन चुका है। ग्रेड 3 और अनक्लासिफाइड में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसका सीधा मतलब है इस आइलैंड पर मौजूद बाकी हंटर्स का बचना नामुमकिन है। मिंजे इमोशनल हो जाती है और कहती है, हमें बाकी हंटर्स को बचाना चाहिए, लेकिन यहाँ चैनसॉक का डार्क और प्रैक्टिकल फाइट दिखता है। वो साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं अकेला सबको नहीं बचा सकता, हमारा मिशन रिफ्ट को डिस्ट्रॉय करना है, लोगों को बचाना नहीं। वो एक बहुत डीप बात बोलता है, इस दुनिया में कुछ मौत अनअवॉइडेबल होती हैं, जज्बात में बहकर हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। ये सुनकर मिंजे शांत हो जाती है, पर उसे दुख होता है। हालांकि चैनसॉक कोल्ड दिखता है, पर वो निर्दयी नहीं है। वो सभी हंटर्स को एक मास वार्निंग मैसेज भेजता है, रिफ्ट ग्रेड 3 का हो चुका है, लाइट्स यूज मत करना क्योंकि मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट होंगे। कम से कम वो उन्हें वार्न कर देता है। चैनसॉक डिसाइड करता है कि वो सीधा रिफ्ट के कोर को डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे सारे मॉन्स्टर्स गायब हो जाएंगे। ये सबसे फास्ट तरीका है सबको बचाने का। वो अपनी टीम को एक सेफ बिल्डिंग में छोड़ता है जहां उसने अलार्म लगा दिया है और अकेले निकल पड़ता है अंधेरे में। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो सोचता है कि अब सब स्मूथली होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक और नया दुश्मन उसके रास्ते में आ जाता है, एक ऐसा चेहरा जो उसने पहले नहीं देखा। नेक्स्ट सीन की शुरुआत होती है ग्योडोंगडो आइलैंड के हंटर एसोसिएशन सिचुएशन रूम से। वहां का माहौल पूरी तरह से केओटिक है। ऑपरेटर्स चिल्ला रहे हैं कि टीम 5 की सिग्नल्स गायब हो चुके हैं, वो शायद मारे गए हैं। सिर्फ यही नहीं, मॉन्स्टर्स एक ऑर्गेनाइज तरीके से मूव कर रहे हैं। एसोसिएशन के मैनेजर्स समझ ही नहीं पा रहे कि एक मामूली अनक्लासिफाइड रिफ्ट में इतनी तबाही कैसे मच सकती है। ये कोई नॉर्मल रिफ्ट नहीं बल्कि एक इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। मैनेजर तुरंत ऑर्डर देता है, सारे आसपास के हंटर्स को बुलाओ, रीइंफोर्समेंट्स चाहिए। लेकिन तभी एक ऑपरेटर चिल्लाता है, सर, कोई अल्फा करोशन रिफ्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।
मैनेजर हैरान होता है, कौन है वो पागल जो मौत के मुंह में जा रहा है। पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि हंटर यू चांसॉक है, वो अकेला इंसान जिसने इस रिफ्ट अपग्रेड को पहचाना था। एसोसिएशन वाले तुरंत उसे कांटेक्ट करते हैं ताकि कंफर्म कर सकें वो जिंदा है या नहीं। जैसे ही कनेक्शन जुड़ता है, चांसॉक की जालियों की बरसात शुरू हो जाती है। चांसॉक भड़का हुआ बोलता है, अबे गधों, तुमने कहा था ये अनक्लासिफाइड है, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा खतरनाक और तेज़ है। मैं सिर्फ इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं हूँ, अगर कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। वो एसोसिएशन वालों को सीधा धमकी देता है कि वापस आकर वो उनके चेहरों पर करोजन रिफ्ट बना देगा। भाई का गुस्सा नेक्स्ट लेवल है, लेकिन इस वक्त वो अकेला ही है जो इस डिजास्टर को रोक सकता है। चांसॉक अल्फा करोजन रिफ्ट के अंदर एंटर करता है। यहाँ का नज़ारा ही अलग है। वो रियलाइज़ करता है कि उसकी पैराडॉक्स फ्लेम अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो मॉन्स्टर्स को एक झटके में ख़त्म कर सके। उसे पहले मॉन्स्टर्स की हेल्थ कम करनी पड़ेगी और फिर अपने भाले से फिनिश करना होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, चांसॉक अकेला क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसकी पैराडॉक्स फ्लेम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये आग दुश्मन और दोस्त में फ़र्क नहीं करती। अगर वो किसी टीम के साथ होता तो उसकी अपनी पावर ही उसके साथियों को मार देती। इसलिए सोलो लेवलिंग की तरह यहाँ भी अकेले लड़ना ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। रिफ्ट के अंदर चांसॉक आइलैंड की माना को अब्जॉर्ब करना शुरू करता है। उसकी माना पाथवेज चौड़ी हो जाती है और वो पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है। वो कहता है, अब मैं पहले से बेहतर हूँ, लेकिन अदर वर्ल्ड के कंपैरिजन में अभी भी कमज़ोर हूँ। अब बारी आती है बॉस फाइट की। रिफ्ट का कोर एक इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है जो बात भी कर सकता है। वो चांसॉक का मजाक उड़ाता है कि उसकी फ्लेम बुझ रही है, लेकिन चांसॉक मुस्कुराता है। चांसॉक अपनी नई टेक्निक अनलीश करता है, डुअल ऑर्बिट स्पीयर। दोस्तों, ये टेक्निक कमाल की है। जब चांसॉक स्पीयर चलाता है तो एक नीले रंग की ट्रेजेक्ट्री बनती है जो उसके पहले अटैक को 4 बार रिपीट करती है। लेकिन असली ट्रिक टाइम लैग में है। असली अटैक और ट्रेजेक्ट्री के अटैक में थोड़ा सा गैप होता है, जिससे दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है और डॉज नहीं कर पाता। मॉन्स्टर को समझने का मौका ही नहीं मिलता। एक के बाद एक लगातार हमले और वो मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। चांसॉक कैजुअली बोलता है, इट्स ओवर। मॉन्स्टर के मरते ही एक मिस्टीरियस बॉक्स ड्रॉप होता है, लेकिन बाहर एसोसिएशन में हाहाकार मचा हुआ है। उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, कोई मिरेकल ही अब उन्हें बचा सकता है। मैनेजर डिस्पेयर में खड़ा है कि वो बस अपनी टीम को मरते हुए देखेगा। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, एक मैसेज फ्रॉम हंटर यू चांसॉक। मैसेज सिंपल था, ग्योदोंगडो आइलैंड का अल्फा करोजन रिफ्ट निपट गया है। सारे मॉन्स्टर्स गायब हो गए, सिग्नल्स वापस आ गए। एसोसिएशन वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे, ये कोई मिरेकल से कम नहीं था। और वहाँ रिफ्ट के अंदर हमारा हीरो सुकून से सांस लेते हुए कहता है, हवा कितनी अच्छी है यहाँ। दूसरी तरफ किम मिनजे और हान सांगा बुरी तरह घायल हैं। उनके पास ना तो ताकत बची है और ना ही भागने का रास्ता। उनके सामने ढेर सारे करोजन क्रीचर्स आ चुके हैं। हान सांगा डर के साथ कहती है, मिनजे, क्या हम यहाँ से जिंदा बच पाएंगे? किम मिनजे, मैं अपनी लिमिट कर हूँ, मुझे नहीं पता मैं और कितनी देर टिक पाऊंगा। दोनों की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उनके पैर जवाब दे रहे थे। एक मॉन्स्टर उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक सारे मॉन्स्टर्स गायब। वहां सिर्फ शांति थी। हंटर्स हैरान रह गए, आखिर हुआ क्या? कौन बचाकर ले गया उन्हें? सीन शिफ्ट होता है हंटर असेंबली पॉइंट पर। वहां मौजूद बाकी हंटर्स को यकीन नहीं हो रहा था। खबर फैल चुकी थी कि यू चांसेक ने अकेले ही ग्रेड 3 करोजन रिफ्ट को क्लियर कर दिया है। एक हंटर कहता है, क्या वो सच में अकेला था? दूसरा कहता है, नामुमकिन, ग्रेड 3 रिफ्ट को अकेले क्लियर करना, ये कैसे हो सकता है? तभी एंट्री होती है हमारे हीरो यू चांसेक की। वो इतना काम था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक हंटर उससे पूछता है कि उसने ये अकेले कैसे किया। चांसेक, जो अंदर से बहुत कैलकुलेटिंग है, बाहर से एकदम गुड गाय एक्ट करता है। चांसेक मन में, ये सब लोग शॉक्ड हैं। अच्छा है, थोड़ा इमेज मेंटेन कर लेता हूँ। चांसेक सबके सामने, हंटर्स को बचाने के लिए मेरा शरीर नहीं, मेरा दिल आगे बढ़ा था। वाह, क्या डायलॉग मारा है। असल में भाई को बस अपने बोनस और पैसे की चिंता थी, लेकिन हीरो वाली लाइंस बोलना भी एक स्किल है जो चांसेक में भर भर के है। अभी चांसेक अपनी तारीफ एंजॉय ही कर रहा था कि कोरिया ऑपरेटिंग कॉरपोरेशन का एक मैनेजर ब्योंग जोंगते वहां आता है। वो बताता है कि इनचेन के मेयर खुद चांसेक से मिलना चाहते हैं। चांसेक, जो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचता है, तुरंत समझ जाता है कि ये नेगोशिएशन का सही मौका है। चांसेक मन में, मेयर मुझसे मिलना चाहता है, जरूर बोनस के बारे में बात होगी। मौके पे चौका मारने का टाइम आ गया है। चांसेक मेयर के ऑफिस पहुंचता है। मेयर पाकग्यान उसे देखते ही ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। वो बताता है कि सुबह की रिपोर्ट देखने के बाद उसने अपनी सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दिए सिर्फ चांसेक से मिलने के लिए। मेयर, मिस्टर यू, आपने तो कमाल कर दिया। एक रुकी हंटर ने अकेले ग्रेड 3 रिफ्ट क्लियर कर दी। ऐसा तो ग्रेट पायोनियर के जमाने के बाद पहली बार हुआ है।
मेयर की बातों से लग रहा था कि वो चांसेक को मक्खन लगा रहा था। वो बताता है कि गिल्ड्स को हायर करना बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन चांसेक ने ये काम कम बजट में कर दिया। बेसिकली मेयर खुश था कि उसका पैसा बच गया। बातें करते करते मेयर थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो इनचेन की इंपॉर्टेंस बताता है, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल सिटीज, इन्वेस्टमेंट, और फिर चांसेक से एक सीधा सवाल पूछता है, मेयर, मिस्टर यू, आपका हंटर बनने का असली मकसद क्या है? होस्ट यहाँ पर चांसेक एक ऐसा जवाब देता है जो शायद मेयर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये लाइन सुनकर आपको भी मजा आ जाएगा। चांसेक, अगर टॉयलेट क्लॉग्ड हो और उसमें से गंदगी बाहर आ रही हो तो किसी ना किसी को तो उस गंदे पानी में हाथ डालकर उसे साफ करना ही पड़ेगा ना। मतलब समझे, चांसेक कहना चाहता है कि मॉन्स्टर्स और रिफ्ट्स वो गंदगी हैं जिसे साफ करने के लिए किसी को तो अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। मेयर ये सुनकर काफी इंप्रेस होता है, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी देता है, मेयर, आप अब फेमस होंगे। कमर्शियल्स, टीवी शोज, पैसा और शोहरत बहुत लोगों को बदल देती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भटकेंगे नहीं और एक सिंबल ऑफ होप बने रहेंगे। मीटिंग खत्म होती है। चांसेक समझ जाता है कि मेयर अपने इंटेंशंस छुपा नहीं रहा, वो सीधा बिजनेस और इमेज की बात कर रहा है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 7 का ब्रेकडाउन। चैप्टर 7 के आगे की स्टोरी अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे ही अगला चैप्टर ड्रॉप होगा, सबसे पहले ब्रेकडाउन यहीं एनिमे दरबार पर मिलेगा। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को तोड़ें और वो बेल आइकन जरूर दबाएं। नीचे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, चांसेक पैसों के लिए बिक जाएगा या अपना एटीट्यूड मेंटेन रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।